8 मार्च 2026 सुबह 7 बजे अमेरिका ने ईरान के तेहरान में एक स्कूल पर बम गिराया। 32 बच्चे मारे गए। उम्र थी 7 से 12 साल। अमेरिका ने कहा यह गलती से हुआ। गलती। 32 बच्चों की मौत सिर्फ गलती। पहली मार्च से अब तक 1200 से ज्यादा ईरानी सिटीजन्स मारे जा चुके हैं, जिसमें से 80% आम लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। अमेरिका कहता है हम ईरान के लोगों को आजाद कराने आए हैं, तो फिर उन्हीं लोगों को क्यों मार रहे हो? 58,000 लोग पहले ही गवर्नमेंट क्रैकडाउन में मारे जा चुके हैं, अब अमेरिकन बॉम्ब से मर रहे हैं। पहली मार्च को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई मारे गए। उनका बेटा मुस्तफा खमेनेई नया सुप्रीम लीडर बना, लेकिन लोग उसे नहीं मानते। ईरान में हो क्या रहा है? अमेरिका क्यों लड़ रहा है? इजराइल का क्या कनेक्शन है और भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इतिहास की गहराई में जाएंगे, हर सवाल का जवाब मिलेगा और सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे अमेरिका से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान को समझने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना होगा। 1951 में ईरान में डेमोक्रेसी का राइज हुआ। मोहम्मद मोसद्देक एक पढ़े लिखे नेशनलिस्ट लीडर 1951 में प्राइम मिनिस्टर बने। ईरानी संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, ऑयल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन, क्योंकि सन 1908 से ब्रिटेन की एंग्लो ईरानियन कंपनी ईरान के ऑयल पर कब्जा किए हुए थी। ईरान को अपने ही तेल से कुछ नहीं मिल रहा था। मोसद्देक ने कहा बस अब ये ऑयल हमारा होगा। ब्रिटेन गुस्से से पागल हो गया। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से मदद मांगी। फिर हुआ 1953 का ऑपरेशन एजैक्स। CIA और MI6 ने मिलकर एक साजिश रची। कोड नेम था ऑपरेशन टीपी एजैक्स। लीड किया कर्मिट रूजवेल्ट ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के पोते थे। प्लान क्या था? पहला, प्रोपेगेंडा फैलाओ, न्यूज़पेपर्स को पैसे देकर मोसद्देक के खिलाफ झूठी खबरें छपवाओ, उन्हें कम्युनिस्ट बताओ, धर्म का दुश्मन बताओ। दूसरा, धार्मिक नेताओं को खरीदो। अयातुल्ला बेहबानी को पैसे दिए गए, कहा गया कि भीड़ जमा करो मोसद्देक के खिलाफ। तीसरा, शाह को डराओ। मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के युवा शाह थे, उन्हें धमकाओ और रिश्वत दो। 1953 की 16 अगस्त को पहली कोशिश हुई और वो फेल हुई। शाह ने मोसद्देक को बर्खास्त करने का फरमान जारी किया, लेकिन लोग सड़कों पर उतर आए। सेना ने शाह का साथ नहीं दिया। शाह इटली भाग गया। मोसद्देक ने सोचा जीत हो गई है। उन्होंने अपने समर्थकों को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन CIA ने अभी हार नहीं मानी थी। कर्मिट रूजवेल्ट तेहरान में ही रुके रहे। एक और कोशिश की। 1953 की 19 अगस्त को दूसरी कोशिश हुई और तख्ता पलट सक्सेसफुल हुआ। CIA ने सड़कों पर भीड़ जमा करी, कुछ मोसद्देक के अगेंस्ट, कुछ मोसद्देक के समर्थन में, ताकि अराजकता फैले। सीरा को कहा गया अगर मोसद्देक रहे तो देश में कम्युनिज्म आएगा। जनरल जाहिदी को नया PM बनाया गया। 3 दिन में तेहरान की सड़कों पर 300 लोग मरे। मोसद्देक को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल की जेल हुई। बाकी जिंदगी घर में नजरबंद रहे। उनके करीबी सहयोगी हुसैन फातिमी को फायरिंग स्क्वाड ने मार दिया। शाह, जो भागकर इटली गया था, वापस आया और अब अमेरिका की कठपुतली बना। इस सब का नतीजा क्या हुआ? शाह ने ईरान के तेल का 40% अमेरिकन कंपनीज को दे दिया। ब्रिटेन का भी कुछ हिस्सा था। ईरानियों को अपने तेल में से कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका ने शाह की सरकार को अरबों डॉलर्स की मदद दी, हथियार दिए। सावक नाम की एक गुप्त पुलिस बनाई गई जो लोगों को प्रताड़ित करती थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1953 का ये तख्ता पलट ईरानियों के दिल में बैठ गया। उन्हें लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन उनके लोकतंत्र को कुचलना चाहता है, अपने फायदे के लिए उनका शोषण कर रहा है। और 25 साल बाद जब रेवोल्यूशन हुआ तो ये गुस्सा फट पड़ा। 1960 से 79 तक शाह का शासन रहा। मोहम्मद रजा पहलवी ने खुद को मॉडर्न ईरान का निर्माता डिक्लेयर किया। श्वेत क्रांति शुरू हुई, भूमि सुधार, महिलाओं को वोट का अधिकार और मॉडर्नाइजेशन। लेकिन दूसरी तरफ तानाशाही सावक नाम की पुलिस ने हजारों लोगों को जेल में डाला, प्रताड़ित किया, मारा। विरोध की कोई आवाज नहीं उठ सकती थी। भ्रष्टाचार फैला। शाह और उनकी फैमिली अमीर होते गए, आम लोग गरीब। वेस्टर्नाइजेशन हुआ। धार्मिक नेताओं को लगा कि ईरान की इस्लामिक पहचान खत्म हो रही है। ईरान के पास ऑयल की दौलत थी, लेकिन वो अमेरिकन कंपनीज के पास जा रही थी, ईरानियों के पास नहीं।
1970 के डेकेड में गुस्सा बढ़ता गया। अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी एक बुजुर्ग शिया धार्मिक नेता, उन्होंने 1960 के डेकेड से ही शाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें देश से निकाल दिया गया, पहले तुर्की, फिर इराक, फिर फ्रांस। लेकिन उनके स्पीच के कैसेट टेप्स ईरान पहुंचते रहे, मस्जिदों में बजाए जाते थे, लोग सुनते थे। खुमैनी का संदेश एकदम क्लियर था, शाह अमेरिका का गुलाम है, ये इस्लाम का दुश्मन है, उसे हटाना होगा, इस्लामिक सरकार बनानी होगी। 1978 में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जनवरी में कुंभ में जहां शिया मुसलमानों के 12 इमामों में से 9 इमाम की बेटियां और अन्य धार्मिक हस्तियां दफन है, वहां धार्मिक स्टूडेंट्स का प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोलियां चलाई, कई लोग मारे गए। सितंबर में तेहरान ने ब्लैक फ्राइडे देखा, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, सेना ने गोलियां चलाई, सैकड़ों लोग मरे, हड़तालें शुरू हुई, ऑयल इंडस्ट्री बंद हो गई, इकोनॉमी ठप हो गई। जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए। 16 जनवरी को शाह ने ईरान छोड़ दिया, कहा कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन सब जानते थे वो वापस नहीं आएंगे। 1 जनवरी 1979 को खुमैनी वापस लौटे। तेहरान एयरपोर्ट पर 30 लाख लोग स्वागत के लिए पहुंचे। खुमैनी ने कहा, हम एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे। अप्रैल 1979 को रेफरेंडम हुआ, 48% लोगों ने वोट किया इस्लामिक रिपब्लिक के पक्ष में। राजशाही का अंत हुआ, धार्मिक शासन की शुरुआत हुई। खुमैनी सुप्रीम लीडर बने, उनके हाथ में पूरी ताकत आ गई। नया संविधान बनाया गया, विलायत फकीह मतलब धर्मशास्त्री का शासन। सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर, राष्ट्रपति उनके नीचे, संसद उनके नीचे, सभी कानून इस्लामिक शरिया के अनुसार थे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स बनाई गई, IRGC। ये एक अलग सेना थी जो सीधे सुप्रीम लीडर के अंडर थी। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जिसने अमेरिका के साथ सीधे रिश्ते हमेशा के लिए खराब किए। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक हुआ। मुस्लिम स्टूडेंट्स फॉलोवर्स ऑफ द इमाम लाइन, जो कि एक क्रांतिकारी युवाओं का ग्रुप था, लगभग 500 स्टूडेंट्स, सुबह 10 बजे उन्होंने एम्बेसी की दीवारें तोड़ी, अंदर घुस गए। 66 अमेरिकन को बंधक बना लिया, डिप्लोमैट्स, मरीन गार्ड्स और स्टाफ मेंबर्स। क्यों किया लेकिन ये सब? शाह रजा पहलवी क्रांति के बाद वो मिस्र गए थे, फिर मोरक्को, फिर बहामास, फिर मेक्सिको। अक्टूबर 1979 में उन्हें कैंसर हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क आने की इजाजत दी। ईरानी रेवोल्यूशनरीज को गुस्सा आया, उन्होंने कहा यह एक साजिश है, अमेरिका फिर से 1953 की तरह शाह को वापस बिठाने की कोशिश कर रहा है। उन स्टूडेंट्स की डिमांड थी, शाह को वापस ईरान भेजो, मुकदमा चलेगा, उसे वहां सजा मिलेगी, अमेरिका माफी मांगे 1953 के तख्ता पलट के लिए। अयातुल्ला खुमैनी ने स्टूडेंट्स का समर्थन किया। उन्होंने अमेरिका को ग्रेट सैटन कहा, मतलब बड़ा शैतान। कहा कि ये एम्बेसी एक जासूसी का अड्डा है। अमेरिका चौंक गया। प्रेसिडेंट कार्टर ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। 14 नवंबर 1979 को कार्टर ने ईरानी ऑयल का इंपोर्ट बंद किया। 12 नवंबर को ईरान के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, लेकिन बंधक रिहा नहीं हुए। 24 अप्रैल 1980 को हुआ ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिकन आर्मी ने रेस्क्यू मिशन भेजा, 8 हेलीकॉप्टर्स और C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स। प्लान था तेहरान पहुंचो, एम्बेसी पर धावा बोलो और बंधकों को बचाओ। लेकिन मिशन फेल हो गया। रेगिस्तान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 8 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। मिशन वापस बुलाना पड़ा। 444 दिन तक बंधकों को रखा गया, प्रताड़ित किया गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया, कभी कभी एकांत जेल में रखा गया। आखिरकार अल्जीरिया ने बीच बचाव किया, डील हुई, अमेरिका ने ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टी को रिलीज किया। फिर 20 जनवरी 1981, ये वो दिन था जब रोनाल्ड रीगन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। उसी दिन उन्हीं मिनटों में बंधक रिहा हुए। खुमैनी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि कार्टर को कोई क्रेडिट नहीं मिले। इस घटना ने किया क्या? अमेरिका और ईरान के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया। आज तक दोनों देशों के बीच में कोई एम्बेसी नहीं है, सिर्फ स्विट्जरलैंड के जरिए बातचीत होती है। यहीं से शुरू हुई 40 साल की दुश्मनी। अमेरिका ने कहा ईरान आतंकवाद का समर्थक है, ईरान ने कहा अमेरिका इंपीरियलिस्ट है, और आज तक दुश्मनी चल रही है। 22 सितंबर 1980 को इराक ने ईरान पर अटैक किया। सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह, उन्होंने सोचा ईरान क्रांति के बाद कमजोर है, सेना अराजकता में है, अभी हमला करो तो जल्दी जीत जाओगे। उनका लक्ष्य था खुजस्तान प्रांत पर कब्जा करना। यहाँ ईरान के सबसे बड़े तेल के कुएं थे
और यहाँ पर अरब मेजॉरिटी में सद्दाम को लगा कि ये अरब्स उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरानियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, सेना, बसीज, मिलिशिया सब मिलकर लड़े। 1980 से 82 तक इराकी अटैक और ईरानी रेजिस्टेंस चलता रहा। शुरू में इराक ने कई शहर कब्जा किए, खुरम शहर, अबदान, लेकिन ईरान ने धीरे धीरे लड़ना शुरू किया। जून 1982 तक ईरान ने अपनी सारी जमीन वापस ले ली। फिर ईरान ने इराक में घुसना चालू किया। फिर चला युद्ध का सबसे खूनी दौर, गल्फ वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा। सोल्जर्स महीनों तक खाइयों में रहते थे, गोलियां, बम, तोपखाने सब यूज हुए, ह्यूमन वेव अटैक्स हुए। ईरान ने यंग बसीज स्वयंसेवकों को यूज किया। हजारों लड़के, कई तो सिर्फ 12-13 साल के, खदानों को पार करने के लिए भेजे गए और वो शहीद हो गए। टैंक वॉर्स हुए, दोनों एक दूसरे के तेल टैंकर्स पर हमला कर रहे थे। पर्शियन गल्फ में तेहरान और बगदाद दोनों पर मिसाइल्स गिरी। फिर आया सबसे भयानक हथियार, केमिकल वेपन्स। 1983 में इराक ने पहली बार केमिकल वेपन्स का यूज किया, जिसके लिए रॉ मटेरियल्स जर्मनी और यूके ने सप्लाई किए। शुरुआत में मस्टर्ड, फिर तबून एंड सारिन जैसे 9 एजेंट्स को यूज किया। 1984 में मजनून आइलैंड की लड़ाई हुई, जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड्स में से एक है। इराक ने टन्स ऑफ मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट यूज किए। हजारों ईरानी सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए। यूएन के स्पेशलिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया कि ये अटैक्स मार्च 1984, अप्रैल 1985 और भी कई बार हुए। हर बार कंफर्म किया कि इराक केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने निंदा करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 16 मार्च 1988 में हलाब्जा मैसेकर हुआ। इराक ने अपने ही नागरिकों पर रासायनिक हमला किया। हलाब्जा शहर, जहां पे कुर्द बहुसंख्यक थे, क्योंकि उन्होंने ईरान का साथ दिया, इसलिए इराक ने उनके ऊपर अटैक किया। मस्टर्ड गैस से सारिन, वीएक्स आसमान से गिराई गई। 5000 लोग मरे, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। 10,000 लोग घायल हुए। ये इतिहास का सबसे बड़ा केमिकल अटैक था सिटीजन्स पर। आज भी वहां के लोग पीड़ित हैं। अब देखते हैं उस वॉर में लॉसेस क्या हुए। 8 साल, 10 लाख से ज्यादा लोग मरे। ईरान में 5 से 6 लाख, इराक में 2 से 3 लाख। 1 लाख से ज्यादा ईरानी केमिकल वेपन से प्रभावित हुए। 5000 तो डायरेक्ट मरे, बाकी आज भी बीमार है। सांस की प्रॉब्लम से, स्किन की बीमारियां, कैंसर। दोनों देशों की इकोनॉमी तबाह हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। अगस्त 1988 को हुआ सीज फायर, यूएन रेजोल्यूशन 598। दोनों देशों ने मान लिया और युद्ध रुक गया। लेकिन शांति संधि अगस्त 1990 में साइन हुई, 2 साल बाद। अब आते हैं इस वॉर में अमेरिका की भूमिका पर। अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, सद्दाम को हथियार बेचे, सैटेलाइट इमेजरी दी, रासायनिक हथियारों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कुछ किया नहीं, क्योंकि अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता था। एम्बेसी संकट का बदला था। ये ईरान को कभी नहीं भूला। ईरानियंस आज भी कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ केमिकल वेपन्स का यूज होने दिया, टेक्नोलॉजी दी। फिर आता है 1991, जब हुआ सोवियत संघ का विघटन। दुनिया में नई व्यवस्था आई, अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रह गया। मिडिल ईस्ट में भी उसका इफेक्ट आया। ईरान के लिए ये काफी मुश्किल समय था, उसके पास कोई बड़ा सपोर्टर नहीं बचा। सोवियत संघ खत्म हो गया, रूस खुद कमजोर था। 1991 में फिर हुआ पर्शियन गल्फ वॉर। इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, अमेरिका ने गठबंधन बनाया और इराक को हराया। सद्दाम कमजोर हो गया, ईरान ने न्यूट्रल रहने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका ने ईरान को निशाने पर रखा। 1955 में और सैंक्शंस लगाए गए ईरान के ऊपर। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इराक पर काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, ऑयल ट्रेड बंद किया, इन्वेस्टमेंट्स बंद किए, बैंकिंग लेन देन बंद किए। ईरान की इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स लगाए, रिएक्टर्स बनाए। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास फिलिस्तीन में, बाद में हूथी यमन में, इराक में शिया मिलिशिया। ईरान ने इन ग्रुप्स को पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, ताकि वे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ सके। तीसरा, मिसाइल प्रोग्राम। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना शुरू किया। ये सब अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा था। 2005 में अहमदीनेजाद प्रेसिडेंट बने, हार्ड लाइनर। उन्होंने कहा इजराइल नक्शे से मिट जाना चाहिए, होलोकॉस्ट को मिथ कहा। अमेरिका को खुली चुनौती दी, न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हो गया। यूएन ने कई सैंक्शंस लगाए, लेकिन ईरान रुका नहीं।
लेकिन भारत को इस सब से क्या फर्क पड़ता है, इसको समझने से पहले आपको जानना होगा भारत और ईरान का इतिहास। ये रिश्ता 5000 साल पुराना है। 2500 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ईरान के साथ ट्रेड होता था। इंडस सील्स ईरान के सिटीज में मिले। हड़प्पा के लोग ईरान से चांदी, तांबा, फिरोजा पत्थर, लपिस लाजुली इंपोर्ट करते थे। ईरान भारत से हाथी दांत, कपास और मसाले खरीदता था। भाषाई और कल्चरल रिश्ता था। संस्कृत और पुरानी फारसी भाषाएं एक ही इंडो ईरानियन फैमिली से आती हैं। दोनों में हजारों वर्ड्स कॉमन है। आर्य वर्ड दोनों भाषाओं में है। ईरान का नाम ही आर्यों की भूमि से आया है। आर्यनम यानी आर्यों का देश। ऋग्वेद और अवेस्ता में काफी सिमिलैरिटीज है। दोनों में अग्नि पूजा का उल्लेख है। दोनों में इंद्र और अहुर माजदा का नाम है, लेकिन उल्टे रोल्स में। वैदिक में इंद्र देवता है, ज़ोरास्ट्रियन में दैत्य। ज़ोरास्ट्रियन में अहुर माजदा सर्वोच्च देवता है। वैदिक में असुर शत्रु। इस्लाम के आने के बाद भी रिश्ते बने रहे। फारसी व्यापारी भारत आते थे। सूफी संत फारस से भारत आए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सब मुगल बादशाह फारसी बोलते थे। मुगल दरबार की भाषा ही थी फारसी। सभी सरकारी दस्तावेज फारसी में लिखे जाते थे। साहित्य, कविता, इतिहास सब कुछ। फारसी चित्रकार मुगल दरबार में आए। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने मुगल मिनिएचर पेंटिंग को डेवलप किया। ताजमहल खुद इंडो पर्शियन फ्यूजन का सिंबल है। फारसी वास्तुकला और भारतीय शिल्पकला का परफेक्ट मेल। हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने हराया तो वो फारस के शाह के दरबार में छुपा। 10 साल वहीं रहा। फारसी सेना की मदद से ही वापस आया। क्या आपको पता है उर्दू लैंग्वेज में 50% से ज्यादा शब्द फारसी से आए हैं। हिंदी में हजारों शब्द फारसी हैं। आजाद, जिंदगी, दोस्त, दुश्मन, खुश, गम, आराम, बाजार, दुकान, सब्जी और हजारों शब्द जो आप डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, ये सब फारसी शब्द हैं। ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी समुदाय 7वीं सेंचुरी में इस्लामिक विक्ट्री के बाद ईरान से भागकर गुजरात आया। भारत में उन्हें शरण मिली और आज भी भारत में फारसी समुदाय है। भारत में 15% मुसलमान शिया हैं। उनका गहरा संबंध ईरान से है। हर साल हजारों लोग मशहद, कुंभ, नजफ जाते हैं। लखनऊ में इमाम बाड़ा, कश्मीर में शाह ए हमदान की मस्जिद, हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय सब फारसी प्रभाव है। 15 मार्च 1950 में स्वतंत्र भारत और ईरान ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। शाह ने 1956 में भारत का दौरा किया। पंडित नेहरू ने उन्हें वेलकम किया। ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। पंडित नेहरू ने 1959 में ईरान का दौरा किया। शाह के साथ बातचीत हुई। आर्थिक सहयोग पर समझौते साइन हुए। भारत ने उस समय नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड किया। ईरान भी वेस्टर्न और सोवियत यूनियन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1979 के रेवोल्यूशन के बाद चीजें बदल गई। शुरू में भारत ने रेवोल्यूशन का स्वागत किया। इसे एक एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी अमेरिकन आंदोलन माना। लेकिन जल्द ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। ईरान ने पैन इस्लामिज्म की बात शुरू करी। इस्लामिक एकता, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने लगा। भारत को ये पसंद नहीं आया, लेकिन तेल जरूरत थी, इसलिए रिश्ते बने रहे। 2005 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर UN में वोटिंग हुई। अमेरिका चाहता था ईरान को IAC के पास भेजा जाए। भारत ने अमेरिका के साथ वोट किया ईरान के खिलाफ। ईरान नाराज हो गया। तेहरान में विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय झंडे जलाए गए। लेकिन भारत ने समझाया हम न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ चालू हो। फिर भी रिलेशन बने रहे। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत थी। भारत को तेल चाहिए था, ईरान को बाजार चाहिए था। दोनों को कनेक्टिविटी चाहिए थी। दोनों चाहते थे अफगानिस्तान स्टेबल रहे। दोनों चाहते थे पाकिस्तान का टेररिज्म कम हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जब ईरान ने भारत की मदद की 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त, जब पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान में नरसंहार कर रहा था, जब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए, जब भारत ने युद्ध का फैसला किया, उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। अमेरिकन 7th फ्लीट भारत को धमकाने बंगाल की खाड़ी में भेजी गई। ईरान ने क्या किया? शाह रजा पहलवी ने भारत का साथ दिया। ईरान ने भारतीय वायुसेना के लिए अपने एयर बेसिस खोल दिए। ईरानी हवाई क्षेत्र में भारतीय विमानों को उड़ान भरने की खुली छूट दी। जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस का खतरा था, ईरान ने हमारा साथ दिया। 1990 में जब पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म भेज रहा था, OIC यानी इस्लामिक देशों का संगठन पाकिस्तान का साथ दे रहा था, ईरान ने अकेले भारत का साइड लिया। कहा कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की।
ईरान ने तब भी भारत का समर्थन किया। ईरानी प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी ने पाकिस्तान को कहा कि अपनी सेना वापस बुलाओ। 2001 को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने भारतीय संसद पर अटैक किया। पूरी दुनिया चुप थी, लेकिन ईरान ने खुलकर पाकिस्तान की निंदा की, कहा कि ये एक टेररिज्म है। 2005 में गुजरात में भीषण भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए। ईरान ने तुरंत राहत सामग्री भेजी, मेडिकल टीम भेजी, पैसे की मदद की। अमेरिका ने ईरान को मदद करने से मना किया, लेकिन ईरान ने सुनने से इनकार किया। 2013 में जब चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, जब भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए था, ईरान ने चाबहार पोर्ट भारत को दिया बिना किसी शर्त के। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे थे, भारत को धमकी थी, अगर तुम ईरान से तेल खरीदोगे तो हम तुम पर भी सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस के बीच ईरान ने भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल दिया। 2020 में जब पूरी दुनिया में कोविड फैल रहा था, जब अमेरिका ने ईरान पर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगा दिए थे, जब ईरान को दवाइयां नहीं मिल रही थी, भारत ने ईरान को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और दवाइयां भेजी। ईरान ने भारत को थैंक यू कहा। तो दोस्तों, ये था भारत ईरान का असली रिश्ता, 5000 साल की हिस्ट्री, कल्चरल रिश्ता, भाषाई रिश्ता और सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होने वाला रिश्ता। अब सवाल ये है, भारत को आज क्या फर्क पड़ता है? पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्शियन गल्फ से अरेबियन सी को जोड़ती है। चौड़ाई है सिर्फ 30 किलोमीटर, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। दुनिया के 20% ऑयल का ट्रेड यहाँ से होता है। रोज 2 करोड़ बैरल ऑयल, भारत के 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट, 50% गैस इंपोर्ट यहीं से होकर आते हैं। अगर यहाँ वॉर हुआ तो क्या होगा? ईरान स्ट्रेट बंद कर सकता है, ऑयल टैंकर्स यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, तेल के दाम आसमान छू जाएंगे, भारत की इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपया वीक होगा। दूसरा, चाबहार पोर्ट, भारत का स्ट्रैटेजिक गेटवे। चाबहार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्ट में है, ओमान की खाड़ी पर, करीब 100 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से। भारत ने 2003 में इसमें इंटरेस्ट दिखाया, 2015 में समझौता हुआ एंड मई 2017 में पहला शिपमेंट भेजा गया। उसके बाद मई 2024 में 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ। भारत से $120 मिलियन इन्वेस्ट किए गए, $250 मिलियन का लोन ऑफर किया गया। क्वेश्चन एक और भी है, चाबहार इंपॉर्टेंट है क्यों? पहला, अफगानिस्तान तक इंडिया को पहुंचने में हेल्प, भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है, चाबहार से हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है। दूसरा, सेंट्रल एशिया तक पहुंच, चाबहार से रेल और रोड के जरिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक पहुंचा जा सकता है, ट्रेड के नए रास्ते खुलेंगे। तीसरा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चाबहार इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत से ईरान, ईरान से कैस्पियन सी, फिर रशिया, फिर यूरोप, समय और पैसे दोनों बसेंगे। चौथा, चाइना को काउंटर करना, चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाबहार भारत का आंसर है। 6 महीने की विवर थी जो 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो जाएगी। अब भारत दुविधा में है, चाबहार छोड़े तो चाइना आ जाएगा, चाबहार रखे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तीसरा, रीजनल स्टेबिलिटी एंड टेररिज्म, अगर ईरान अनस्टेबल हुआ तो आईएसआई, अलकायदा और जैश ए मोहम्मद फिर से मजबूत हो सकते हैं। सीरिया, इराक, लेबनान, यमन सब अनस्टेबल हो जाएंगे, रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, टेररिज्म बढ़ सकता है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए भारत तक पहुंच सकता है। चौथा, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, उनमें से लगभग 3 करोड़ शिया, उनका गहरा संबंध है ईरान से। अगर ईरान में कुछ भी होता है तो भारत में शिया समुदाय पर डायरेक्ट असर पड़ता है, भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से। पांचवा, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, भारत को अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रखने, क्वाड, I2+1, ट्रेड डील्स सब कुछ जरूरी है, लेकिन साथ ही ईरान, रशिया के साथ रिलेशंस भी बनाए रखने हैं। SCO, ब्रिक्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक हिस्सा है। यह बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल है, एक गलत कदम और दोनों तरफ से प्रेशर आएगा। भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? शायद अभी के लिए चुप्पी, स्ट्रैटेजिक पेशेंस, वेट एंड वॉच, किसी का साथ नहीं देना, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। भारत ने ईरान पर हमलों की निंदा नहीं की, लेकिन समर्थन भी नहीं किया, बस कहा शांतिपूर्ण हल निकालो, डायलॉग करो। अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है चाबहार पोर्ट के वेवर एक्सटेंशन की, ईरान के साथ भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी के कैंप में नहीं है, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। 1 मार्च 2026 ऑपरेशन एपिक फ्यूरी,
सुबह 3 बजे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा अटैक किया। टारगेट था तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई का रेसिडेंस, कुम में न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, इस्फहान में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, सिराज में आईआरजीसी मिलिट्री बेस, बंदर अब्बास में नेवल बेस। और नतीजा क्या हुआ? अयातुल्लाह अली खमेनेई मारे गए। 85 साल के थे, 33 साल तक सुप्रीम लीडर रहे। 800 से ज्यादा आईआरजीसी कमांडर्स और सैनिक मारे गए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज 80% तबाह हुई, लेकिन 300 से ज्यादा सिविलियंस भी मारे गए। 2 मार्च को मुज्तबा खमेनेई नए सुप्रीम लीडर बने। अयातुल्लाह खमेनेई के बेटे, उम्र 55 साल, लेकिन लोग उन्हें नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये राजशाही है, बाप से बेटे को, खमेनी से खमेनेई, अब खमेनेई से मुज्तबा। ईरानी कहते हैं हमने 1979 में शाह को हटाया राजशाही खत्म करने के लिए, अब फिर से राजशाही नहीं चाहिए। 3 मार्च ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने जवाब दिया, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी। टारगेट था इजराइल के तेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी, इराक के अमेरिकन बेस, कुवैत में अमेरिकी नेवल बेस, सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी, अमान जॉर्डन के राजमहल के पास। और नतीजा क्या हुआ? 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इराक में, कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी में आग लगी। प्रोडक्शन 30% तक कम हुआ। अमेरिका चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। 4 मार्च को अमेरिका ने और तेज हमले किए। इस बार टारगेट थे ईरान के बचे हुए मिसाइल बेस, लेकिन यहाँ गलती हुई। तेहरान के पास एक अस्पताल पर बम गिरा, 66 मरीज और डॉक्टर मारे गए। अमेरिका ने कहा यह कोलैटरल डैमेज है, गलती से हुआ, लेकिन ईरानी कहते हैं ये गलती नहीं, जानबूझकर है, आप हमें डराना चाहते हो। 5 मार्च प्रोटेस्ट तेज हो गए। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, लेकिन इस बार 2 गुटों में बटे हुए थे। पहला गुट अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहा था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। दूसरा गुट सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था, न गाजा न लेबनान, मेरी जान फकत ईरान। दोनों गुटों में झड़प हुई, सरकारी फोर्सेस ने गोलियां चलाई, 200 से ज्यादा लोग मारे गए। 6 मार्च को तेल की कीमतें आसमान छू गई। ब्रेंट क्रूड $119 तक पहुंचा, ये पिछले 10 सालों का हाईएस्ट था। शेयर मार्केट मुंह के बल गिरा सिरा। 7 मार्च ईरान ने धमकी दी, अगर अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे। ये धमकी बेहद गंभीर थी, क्योंकि दुनिया के 20% ऑयल का ट्रेड यहीं से होता है। अमेरिका ने कहा अगर तुमने स्ट्रेट बंद किया तो ये एक वॉर का डिक्लेरेशन होगा। 8 मार्च सुबह 7 बजे तेहरान के साउथ में एक स्कूल में, जहां बच्चे बैठे थे, अमेरिकी ड्रोन से बम गिरा, स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया। 32 बच्चे मारे गए, 7 से 12 साल उम्र के। 15 टीचर्स भी मारे गए। अमेरिका का बयान, ये गलती से हुआ, हमारा टारगेट पास की एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए। लेकिन सवाल ये है, अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तुम हजारों किलोमीटर से मिसाइल्स चला सकते हो, तो ये गलती कैसे हुई? अगर तुम ईरान के लोगों को आजाद कराने आए थे तो उन्हीं के बच्चों को क्यों मार रहे हो भाई? अगर ये सच में गलती है तो माफी क्यों नहीं मांगी? पेंटागन के स्पोक्सपर्सन ने कहा, वी रिग्रेट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स। रिग्रेट, सिर्फ रिग्रेट। 32 बच्चों की जान गई और सिर्फ रिग्रेट। ईरानियों में गुस्सा बढ़ गया, जो लोग सरकार के खिलाफ थे वो भी अमेरिका के खिलाफ हो गए। 9 मार्च तेल की कीमतें बढ़ी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से सब्जियों के दाम बढ़े। भारत में प्याज टमाटर के दाम भी बढ़े, आम आदमी परेशान होने लगा। आज की स्थिति ये है, 1200 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए, 80% आम लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। 800 आईआरजीसी सैनिक मारे गए, 7 अमेरिकन सैनिक मारे गए। तेल $120 के आसपास। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है, लोग सड़कों पर हैं लेकिन डिवाइडेड हैं। अब समय आ चुका है दुनिया को अमेरिका से कुछ बड़े सवाल पूछने का। सवाल नंबर 1, ये युद्ध किसके लिए? अमेरिका कहता है हम ईरान के लोगों को आजाद कराने आए हैं, खमेनेई के तानाशाही से मुक्ति दिलाने आए हैं, तो फिर उन्हीं लोगों को क्यों मार रहे हो? 1200 सिविलियंस मारे गए, 32 बच्चे स्कूल में मारे गए, 66 मरीज अस्पताल में मारे गए। क्या यही है आजादी? इराक में भी यूएसए ने यही कहा था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है सद्दाम के पास, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं। लीबिया में भी यही कहा था, गद्दाफी तानाशाह है, मार दिया। लीबिया में आज क्या है? गृह युद्ध चल रहा है। अफगानिस्तान में भी यही कहा, तालिबान को हटाना है, 20 साल लड़े, आखिर में तालिबान वापस आ गया। तो अब ईरान में पूरी दुनिया यूएसए पर भरोसा क्यों कर रही है? सवाल नंबर 2, बच्चों को मारना कोलैटरल डैमेज है। पेंटागन का बयान, वी रिग्रेट द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स, दिस वाज अनइंटेंडेड कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज, 32 बच्चों की जान को यूएसए कोलैटरल डैमेज कह रहा है।
अगर ये तुम्हारे देश में होता, अगर किसी ने अमेरिका में स्कूल पर बम गिराया होता तो तुम क्या कहते? यूएसए उसे टेररिज्म कहता, लेकिन जब यूएसए करता है तो कोलैटरल डैमेज। ये डबल स्टैंडर्ड है। सवाल नंबर 3, ऑयल के लिए वॉर। 1953 में यूएसए ने मोसद्देक को हटाया, क्यों? तेल के लिए। 2003 में इराक पर हमला किया, क्यों? तेल के लिए। ईरान पर अब हमला क्यों? अमेरिका कहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है, लेकिन इसराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, 300 से ज्यादा। उसको कभी रोका नहीं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसको रोका? उसको भी नहीं। तो ईरान को क्यों रोकना है? क्योंकि ईरान यूएसए के कहे में नहीं चलता, क्योंकि ईरान अपने तेल पर खुद कंट्रोल करना चाहता है। सवाल नंबर 4, क्या यूएसए ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन है? अगर हाँ, तो फिर 1953 में यूएसए ने एक लोकतांत्रिक सरकार को ईरान में क्यों गिराया? मोसद्देक चुनाव से आए थे, उन्हें लोगों ने चुना था, उनको हटाकर एक तानाशाह को क्यों बैठाया? और आप कहते हो हम लोकतंत्र लाने आए हैं। जब तुम्हें फायदा हो तो तानाशाह को सपोर्ट करते हो, जब तुम्हें नुकसान तो लोकतंत्र की बात करते हो। ये कैसा लोकतंत्र है? सवाल नंबर 5, ईरान के लोग क्या चाहते हैं? हाँ, ईरानी लोग खमेनी से खुश नहीं है, वो सरकार को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिकन बॉम्ब भी तो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुद अपनी सरकार चुने, वे चाहते हैं कि अपने देश का भविष्य खुद तय करें। यूएसए को क्या हक है कि उनकी तरफ से फैसला ले? 1979 में ईरानी लोगों ने खुद क्रांति की थी, शाह को हटाया था। यूएसए सपोर्टेड शाह को। अगर अब उन्हें खमेनी को हटाना है तो वो खुद हटा लेंगे। यूएसए के बॉम्ब्स की क्या जरूरत है? क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल लॉ कहाँ? यूएन चार्टर कहता है कि बिना यूएन की मंजूरी के किसी देश पर हमला नहीं किया जा सकता। तो यूएसए ने यूएन से क्या पूछा? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है चाइना और रशिया वीटो कर देंगे। तो यूएसए ने डायरेक्ट हमला कर दिया। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं है क्या? अगर कोई और देश ऐसा करता तो यूएसए उसे टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर देता, लेकिन जब वो खुद करता है तो कोई बात नहीं करता। सवाल नंबर 7, इजराइल का एजेंडा। ये वॉर अमेरिका का है या इजराइल का? इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका कोई बड़ा दुश्मन ना रहे। ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इजराइल ने अमेरिका को यूज किया। अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, अमेरिकी पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन फायदा किसे? इजराइल को। क्या अमेरिका इजराइल का मर्सिनरी बन गया है? तो दोस्तों, ये थी ईरान की पूरी कहानी 1953 से लेकर आज तक। 70 साल का सफर, एक देश जो कभी फारसी साम्राज्य की शान था, जहां साइरस द ग्रेट जैसे महान एम्परर्स हुए, जहां रूमी और हाफिज जैसे महान कवि हुए। आज वही देश खुद की आग में चल रहा है। ईरान का फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होगा। लेकिन एक बात तय है, युद्ध कभी किसी का भला नहीं करते, सिर्फ बर्बादी लाते हैं। लोग मरते हैं, करोड़ों लोग बेघर होते हैं, पूरी पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं, और अंत में सवाल वही रह जाता है, किसके लिए ये युद्ध था? तेल के लिए, पावर के लिए, ईगो के लिए? 32 बच्चे जो स्कूल में मारे गए, किसके लिए मरे? आज़ादी के लिए या किसी पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए? ईरान के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति मिले, आज़ादी मिले, लोकतंत्र मिले, खुशहाली मिले, लेकिन ये शांति अमेरिकन बॉम्ब से नहीं आएगी, ये आज़ादी उन्हें खुद लेनी होगी। तो दुनिया को ये समझना होगा, हर समस्या का हल वॉर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स में बताएं क्या अमेरिका सही कर रहा है या गलत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।